अब हम बात करने के बाद मिडोड्रीन इसको हम जल्दी से इन ड्रग्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे वो हम कर चुके हैं, ठीक है। मिडोड्रीन आपके पास हर ड्रग के बारे में आपको ये पता होना चाहिए किस रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है। मैं बार बार कह रही हूँ रिसेप्टर याद रखना। मिडोड्रीन अल्फा 1 पे बाइंड कर रहा है। अब अल्फा 1 हमें पता है क्या होता है। अल्फा 1 आपके पास वेजोकंस्ट्रक्टर जाहिर है, अल्फा 1 जो रिसेप्टर है, तो इसमें आपके पास आर्टीरियल और वीनस की टोन मेंटेन रहेगी। और मिडोड्रीन जो स्पेसिफिकली हम यूज़ करते हैं ना, आपने वो चीज़ याद रखनी है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ठीक है। मतलब अगर आप बैठे हुए तो खड़े हो गए हो, ठीक है, या खड़े होने से बैठने जो ये वाले स्टेप्स होते हैं, इनमें आपके पास बीपी मेंटेन रहता है ना। जैसे हम बैठे हुए हैं, खड़े हो, अचानक से बीपी तो नहीं हमारा डाउन हो जाता। तो ऑर्थोस्टैटिक जो हाइपरटेंशन हो जाती है, जिसमें आपके पास एकदम बैठ के खड़े हो, आप हुए हो, तो बीपी डाउन हो रहा है, उसको ट्रीट करने के लिए क्या दे रहे हो, मिडोड्रीन देते हो, ठीक है। ये आपको इसका मेन पॉइंट याद रखना है। फिर क्लोनिडीन होता है। क्लोनिडीन आपको याद रखना है कि आपको क्लोनिडीन आप हाइपरटेंसिव पेशेंट में यूज़ करते हो। क्लोनिडीन फॉर हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए, हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए दे रहे होते हैं, ठीक है। हाइपोटेंशन के लिए हमने क्या यूज़ किया था, जिसमें हाइपरटेंशन के लिए फिनाइलेफ्रीन, हाइपरटेंशन के लिए क्लोनिडीन। तो क्लोनिडीन किन रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, अल्फा 2 पे। अब आप याद करो कि मैंने आपको बताया था एक आपके पास ऐसे कोई प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन थी, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। अब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पे जाकर रिसेप्टर्स थे, वो कौन से थे, अल्फा 2 रिसेप्टर्स, ठीक है। क्या कर रहे थे, एपिनेफ्रीन जब रिलीज हो रहा है, नोरेपिनेफ्रीन, तो उनके फीडबैक इनहिबिट कर रहे थे, ठीक है। इसी तरह आपके पास अल्फा 2 रिसेप्टर्स पे जाके क्लोनिडीन बाइंड करेगा। जब इसके साथ बाइंड करेगा तो एपिनेफ्रीन के रिलीज को क्या कर देगा, इनहिबिट। जब नोरेपिनेफ्रीन रिलीज इनहिबिट हो जाएगा, ताकि वेजो कंस्ट्रक्शन भी नहीं होगी ना, सिंपैथेटिक सिस्टम इनएक्टिव हो रहा है, तो वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, वेजो डायलेशन हो जाएगी, आपके पास हाइपरटेंशन ट्रीट हो सकती है इसलिए, ठीक है। एक तो हाइपरटेंशन की बात होगी। देन आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक सिंड्रोम है, उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं, कौन सा, वो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एक डिसऑर्डर होता है, इसे कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, क्लोनिडीन, ठीक है। ये बात होगी ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, एंड इसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। देन इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स इसके ये होते हैं देखो, सिंपैथेटिक सिस्टम इसमें इनएक्टिव हो रहा है। सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से क्या होगा, जीरोस्टोमिया हो जाएगा, क्योंकि वो इनएक्टिव हो रहा है। देन कॉन्स्टिपेशन, लेथार्जी हो जाएगी, और सिडेशन। ये 4 चीज़ें हो रही हैं। क्या था आपके पास, जीरोस्टोमिया, कॉन्स्टिपेशन, सिडेशन एंड लेथार्जी। और अब क्लोनिडीन का अगर हम सपोज एक पेशेंट क्लोनिडीन ले रहे हैं, एब्रप्ट डिसकॉन्टिन्यूएशन नहीं करनी है उसकी, जो है वो हम उसकी डोज ले रहे हैं, क्यों, उससे रीबाउंड हाइपरटेंशन फिर से हो जाएगी, ये बात है। फिर आपके पास जो है ना जो विड्रॉ, जैसे कोई पेशेंट है वो टोबैको स्मोकिंग ले रहा है, ओपिएट्स ले रहे हैं, बेंजोडाइजेपिन ले रहा है। अब हम इसको विड्रॉ करें, विड्रॉ करने पे जो बॉडी में सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे, उनको भी काम कौन करता है, क्लोनिडीन, ये बात हो गई। फिर आगे हमारे पास ड्रग्स आते हैं, एल्ब्यूटेरोल, मेडाप्रोटेरिनोल एंड टर्ब्यूटेलिन, ठीक है। ये सारे के सारे हम कब यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो हमने ये बात करनी है किन रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगे। क्या है हमारे पास, एल ब्यूटेरोल, मेटा प्रोटेरिनोल, देन आपके पास क्या, टर्ब्यूटेलिन। इस सारे के सारे बीटा 2 पे एक्ट करेंगे, एंड देयर शॉर्ट एक्टिंग, ये भी याद रखना है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2। बीटा 2 से क्या चीज़ याद आती है, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकोडाइलेशन, मतलब एस्थमा वाले पेशेंट्स में हम यूज़ कर सकते हैं इन्हें, ठीक है। तो ये सारे शॉर्ट एक्टिंग एगोनिस्ट हैं, बीटा 2 ब्रोंकोडाइलेटर्स होते हैं, ठीक है। और इनको हम डोज इन्हेलर के थ्रू, मीटर्ड डोज इन्हेलर, ये देखो ऐसे इन्हेलर के थ्रू इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, मीटर्ड डोज इन्हेलर। अब आपके पास इन सब में से भी आपके पास जो ड्रग ऑफ चॉइस है ना, वो एल्ब्यूटेरोल है, बिकॉज इट इज़ सिलेक्टिव। बाकी मेटाप्रोटेनोल जो होता है ना, वो नॉन सिलेक्टिव है। एल्ब्यूटेरोल ने सिर्फ बीटा 2 पे एक्ट करेगा, तो ये सिलेक्टिव है, इसको हम चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस है हमारी, ठीक है। फिर एक बार जो टर्ब्यूटेलिन है ना, टर्ब्यूटेलिन ने क्या करना है, एक तो ये वाला काम तो ब्रोंकोडाइलेशन वाला का है, उसके अलावा इसने यूट्राइन मसल की रिलैक्सेशन करवानी है, यूट्राइन रिलैक्सेशन, और प्री मैच्योर जो लेबर होता है उसको रोक देता है, ये प्री मैच्योर लेबर को इनहिबिट करेगा और यूट्राइन रिलैक्सेशन करवा देगा टर्ब्यूटेलिन, ये बात हो गई। और उसके अलावा ये है कि जब हम टर्ब्यूटेलिन को यूज़ करना है, इसकी इंडिकेशन ये होती है कि 72 आवर्स से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इंडिकेशन क्या, शुड नॉट बी यूज्ड फॉर 72 आवर्स। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये देखो साइड इफ़ेक्ट्स इसके ये हैं। पहले साइड इफ़ेक्ट्स ये आएंगे, इन्होंने ट्रेमर्स कोज करवा देने हैं, ट्रेमर्स हो जाते हैं इसकी वजह से हमारी बॉडी में, लेकिन आपके पास जो हमारी बॉडी है उसको टॉलरेबल हो जाती है इसके लिए, ठीक है। एक तो ये हो गया, टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। अदर साइड इफेक्ट्स क्या होंगे,
दो तो ए से हैं, एक आर से है। एंजाइटी, एप्रीहेंशन एंड देन रेस्टलेसनेस, बेचैनी। एंजाइटी, बेचैनी, एप्रीहेंशन एंड रेस्टलेसनेस भी होगी इनकी वजह से हमारी बॉडी में, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब ये था कि इन ड्रग्स को हमने ओरली नहीं लेना। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर हम इनको ओरली लेते हैं तो इन्होंने टैकीकार्डिया, एरिथमिया, क्यों टैकीकार्डिया, क्यों एरिथमिया, क्योंकि जब हम इनको ओरली लेते हैं ना, ये तो ऐसा तो हम इनहेल कर रहे हैं, लेकिन हम इसको ओरली लेंगे, जीआईटी ट्रैक के थ्रू जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओरली जब जाते हैं तो ये बीटा 1 को भी एक्टिव कर देते हैं, ठीक है। तो जब बीटा 1 एक्टिव होगा तो ज़ाहिर है हार्ट के एरिथमियाज और बाकी प्रॉब्लम टैकीकार्डिया तो हो गई, तो ओरली नहीं लेना, क्योंकि ओरली बीटा 1 पे एक्ट करेंगे, लेकिन जब इनको इनहेल करते हैं तो वो बीटा 2 पे एक्ट करते हैं, ये बात हो गई। और अगर मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हमने लिए हुए हैं तो उनके उसके लिए भी क्या हो जाएगा कि इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो वो भी कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स उससे भी प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास ड्रग्स जो हैं वो सेल्मीटेरोल, फॉर्मोटेरोल एंड इंडाकैट्रोल, ठीक है। ये भी आके इन्होंने भी किन पे एक्ट करना है, ये भी बीटा 2 वाले हैं, जैसे एल्ब्यूटेरोल वाले बीटा 2, ये भी बीटा 2 वाले हैं, बट इनका मसला क्या है, ये लॉन्ग एक्टिंग है, ये शॉर्ट एक्टिंग थे, ये लॉन्ग एक्टिंग है। वो सिर्फ और सिर्फ एस्थमा में यूज़ हो रहे थे, ये एस्थमा के साथ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में भी यूज़ होते हैं, ये बात हो गई। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एंड एस्थमा, अब इनका लॉन्ग एक्टिंग है तो इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना था, 12 आवर्स, और एल्ब्यूटेरोल कितना था, सिर्फ 3 आवर्स, ठीक है। ये बात आप बता दोगे। उसके अलावा आप बताओगे इनको जो लॉन्ग एक्टिंग जो सेल्मीटेरोल, फॉर्मोटेरोल, जो कैट्रोल है ना, इनको हम क्या लफ्ज़ कहते हैं, मोनोथेरेपी, मतलब अकेले एस्थमा को ट्रीट करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ इन ड्रग्स को नहीं यूज़ कर सकते, इनके साथ हमें फर्दर एस्थमा कंट्रोलर मेडिकेशंस लेनी पड़ती हैं, जैसे इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। क्यों, क्योंकि ये हाईली एफिकेशियस होते हैं। नहीं, गलत बता दिया मैंने, ठीक है। दे हैव बीन शोन टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ एस्थमा रिलेटेड डेथ्स। अगर हम इनको सिर्फ और सिर्फ इन ड्रग्स को यूज़ करेंगे ना, मोनोथेरेपी सिर्फ इन्हीं ड्रग्स की एस्थमा पेशेंट्स को देंगे, तो क्या होगा कि ये एस्थमा रिलेटेड ऐसे सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे, ऐसे कोई अदर डिजीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी जिससे आपको डेथ हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, एस्थमा जो कंट्रोलर मेडिकेशंस होती हैं, जैसे आप इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी इनके साथ लेते हो, ये हो गया। फिर आपके पास आता है मीराबैग्रोन, मिराबैग्रोन जो भी इसका नाम है, मिराबैग्रोन, इसने किस पे एक्ट करना है, बीटा 3। अब बीटा 3 कहाँ होते हैं, याद करो, यूरिनरी ब्लैडर, यस, यूरिनरी ब्लैडर में होते हैं। जब आपके पास यूरिनरी ब्लैडर पे एक्ट करते हैं, डेट्रूसर मसल को क्या करवा देंगे, रिलैक्स। डेट्रूसर मसल रिलैक्स हो जाएगा तो यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये हम किन में यूज़ करते हैं, जिनमें ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है। क्यों, उनमें जब आपके पास डेट्रूसर मतलब रिलैक्स में रहेगा तो जो आपके पास जो कैपेसिटी कम हुई थी वो सही हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपके पास बीपी भी तेज़ करवा देते हैं। जब बीपी तेज़ करवाएंगे तो हमने जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें इनको कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे, ठीक है। ओवर एक्टिव ब्लैडर में यूज़ कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर की इंक्रीज़ कर रहे हैं, शुड नॉट बी यूज विद इन पेशेंट्स ऑफ द अनकंट्रोल्ड हाइपर टेंशन। तो दिस इज अबाउट द मिराबैग्रोन या मीराबैग्रोन, जो भी इसका नाम है।